मोदी ने पहली बार विपक्ष के नाम को लेकर बड़ा हमला किया। विपक्ष को पीएम ने दिशा विहीन बताया। इंडिया शब्द की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से उन्होंने कर डाली, जिस पर विपक्ष भी अब हमलावर है और प्रधानमंत्री को विपक्षी दलों की एकजुटता से घबराने और विचलित होने का आरोप लगा रहा है। रिपोर्ट के जरिए समझिए पीएम के बयान पर क्यों मचा है सियासी घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। पीएम ने मंगलवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया को देश का अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन करार दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही इंडियन मुजाहिदीन जैसे खूंखार संगठनों के नामों का हवाला देते हुए कहा, ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। केवल इंडिया नाम लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था। विपक्ष बिखरा हुआ और हताश है। विपक्ष को जनता खारिज कर चुकी है। 2024 में फिर बीजेपी की जीत होगी। संसद सत्र की रणनीति बनाने के लिए आयोजित बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लगता है दिशाहीन विपक्ष हमेशा विरोध में ही बैठना चाहता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, बीजेपी वाले विपक्ष के एकजुट होने से घबरा गए हैं। जो बयान वो बाहर देते हैं लोगों को भटकाने का है, अंदर आके आप अपनी बात रखो। मणिपुर पे ठीक से चर्चा होने दो। पीएम की टिप्पणी पर जेडीयू के प्रधान प्रवक्ता केसी त्यागी ने पलटवार करते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री खामोश हैं। इंडिया पर प्रहार मुजाहिदीन ने भी किया और उसी प्रकार का प्रहार अब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भी कर। जेडीयू के जवाब पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी तीखा प्रहार करते हैं। पीएम के बयान का हवाला देते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया था। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था। तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। इंडिया नाम को लेकर जिस तरह से पहली बार प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर तीखा तंज कसा है और जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे में वार पलटवार का दौर जारी है, उससे आने वाले समय में सियासी घमासान और भी तेज होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को भुनी हुई मूंगफली के लिए 216 करोड़ 16 लाख की स्वीकृति मिल गई है। आयोगों, बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों के वेतन बढ़ेंगे। बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यगण के समान वेतन होंगे। बिहार सूचना आयोग में 5 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिन अधिकारियों को मलाईदार पोस्ट दिया था, अब सभी के पाठक के निशाने पर हैं। के पाठक ने मंत्री के आदेश को रद्द करते हुए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार से अब उनका प्रभार छीन लिया है। अब फिर से नसीम अहमद को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रभारी पदाधिकारी बना दिया गया है। संजय कुमार गबन के आरोपी हैं और रोहतास में एसडीओ शिक्षा रहते हुए सरकारी राशि का गबन करते हुए अपनी पत्नी के खाते पर पैसा जमा कर लिया था। शिक्षा मंत्री ने ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई की बजाय उन्हें बड़ा गिफ्ट दे दिया था।
शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक लगातार फुल फॉर्म में हैं और अब उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आदेश को भी रद्द कर दिया है। यानी के पाठक ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार को पद से हटा दिया है और पूर्व में बनाए गए प्रभारी पदाधिकारी नसीम अहमद को फिर से प्रभार दे दिया है। बताते चलूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर जो है 20 नवंबर 2022 को संजय कुमार को शिक्षा मंत्री ने प्रभारी पदाधिकारी का जिम्मा दिया था, जबकि नसीम अहमद जो बिहार माध्यमिक शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उनको पद से हटा दिया था। उसके बाद जो आरोप लगा है के पाठक को इसकी जानकारी मिल गई है कि संजय कुमार जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी हैं, इन पर रोहतास में शिक्षा विभाग के एसडीओ रहते हुए गबन का आरोप है। यानी इन्होंने सरकारी राशि को अपनी पत्नी के खाते पर जमा करा लिया था, जिसको लेकर रोहतास में मामला भी दर्ज है और इसकी जांच के बाद पुष्टि हुई थी कि इन पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप है। के पाठक को ये जानकारी मिल गई है। उसके बाद जो है के पाठक ने अब मंत्री के आदेश को रद्द कर दिया है और एक्शन लेते हुए संजय कुमार को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी पद से हटाते हुए नसीम अहमद को फिर से प्रभारी पदाधिकारी का जिम्मा दे दिया है। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक तरफ जहां के पाठक शिक्षा विभाग को सुधारने की कवायद में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री पिछले 16 दिन से अपने कार्यालय ही नहीं गए। शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय जाने के बजाय पार्टी कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि अधिकारियों के बीच कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन गैप है और यही वजह है कि लोगों को इससे परेशानी होती है। अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कोई कमी नहीं रहती तो लोग यहाँ क्यों आते? ये हर जगह आते। तो ये अधिकारियों का जो भी कम्युनिकेशन गैप है तो उसको पाटने के लिए ही ना विधायिका है जी, कार्यपालिका को पाटने के लिए, तो उसके लिए प्रयास होता है हर दिन, सब दिन से होते आया, आज भी हो रहा है। पटना में 13 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी इसे लेकर बिहार सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। तो लाठीचार्ज में घायल हुई महिलाओं को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच शुरू कर दी है। महिला आयोग की टीम ने पटना में पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझने की कोशिश की, जिस पर जेडीयू नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। पटना में 13 जुलाई को बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज के 13 दिन बाद भी सियासत जारी है। मामला दिल्ली तक पहुंचा तो जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पटना पहुंची और डाक बंगला चौराहा पर टीम की सदस्य ममता कुमारी ने परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। देखिए, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से आई हूं और मुझे इस घटना की सच्चाई क्या है, सच में क्या घटना घटी है, इसका रिपोर्ट लेना है, इसलिए मैं हर एक प्लॉट पर जा रही हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने डाक बंगला चौराहा के दुकानदारों से बात की और लाठीचार्ज में घायल बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही डीजीपी और घटना के वक्त तैनात मजिस्ट्रेट से बात कर पूरे मामले को समझने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के दौरे पर जेडीयू ने निशाना साधा है। पुलिस के आंख में मरचाई का बुकनी झोंका जा रहा है। पुलिस को जिस तरह से उनको अंधा बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमात है वो क्या चाहता है। इधर बिहार की मंत्री लेसी सिंह ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग के दौरे पर सवाल उठाया है और पूछा है कि मणिपुर जैसे कई दूसरे राज्यों में जब इससे भी घृणित घटना होती है तो वहाँ जांच टीम क्यों नहीं जाती है। मणिपुर में जो देश को शर्मसार करने वाली घटना घटी है, जो महिलाओं के साथ उससे आगे और कुछ हो ही नहीं सकता है, जो पूरे देश की महिला, बिहार की महिला है, जो अचंभित है कि इस तरह की घटना हुई है। आपको बता दें कि 13 मार्च को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और शिक्षा की स्थिति को लेकर बीजेपी ने 13 मार्च को विधानसभा मार्च किया था और डाक बंगला चौराहे पर उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और तब से महागठबंधन सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट।
वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इसके पहले मुकेश सहनी आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित फूलन देवी की शहादत समारोह को संबोधित करते नजर आए। इसी संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कई पार्टियों से बात हो रही है और सभी बाहें फैलाकर स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन अब हम अपनी शर्तों पर गठबंधन करेंगे। निषाद आरक्षण नहीं तो गठबंधन भी नहीं होगा। इस मौके पर सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में गंगा जल देकर वोट नहीं बेचने की भी शपथ दिलाई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।